नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1038वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज के इस वेबिनार में हमारे बीच एक विशिष्ट विद्वान, अनुभवी चिकित्सक एवं प्रेरणा स्रोत व्यक्ति प्रोफेसर डॉक्टर डी बालाचंद्रन उपस्थित हैं। डॉक्टर डी बालाचंद्रन होम्योपैथी के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव और गहन शैक्षणिक उपलब्धियों के धनी हैं। आपने एमडी पेडियाट्रिक्स इन होम्योपैथी की उपाधि प्राप्त की है तथा वर्तमान में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के रूप में एम्स पटना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप पूर्व में आर के डीएफ विश्वविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर एवं विभाग का अध्यक्ष प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, जहां आपने न केवल विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किया बल्कि नैदानिक प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर डी बालाचंद्रन का अनुभव विशेषकर बाल रोगों के होम्योपैथिक प्रबंधन में अत्यंत समृद्ध और प्रेरणादायक है। आपका कार्य क्षेत्र चिकित्सीय दक्षता, शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा अनुसंधान दृष्टि का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। आज के इस वेबिनार में आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होगा। हम आप का हृदय से स्वागत करते हैं और आपके विचारों से लाभान्वित होने के लिए भी उत्सुक है। आपका आज का विषय है कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल सीरम। सो डॉक्टर डी बालाचंद्रन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर दीपमाला जी। मेरा आवाज अभी क्लियर है? सब सुनाई दे रहा है? यस 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 सर, वेरी क्लियर। ओके ओके, राइट, ठीक है। थैंक यू ऑल। आज हम अपने टॉपिक में जाएंगे। मैं मेरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। आई होप सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्लाइड। यस यस सर, यस सर, इट्स ओके विजुअल। ओके, राइट, ठीक है। तो मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ। स्लाइड्स मूव हो रहा है ना? द स्लाइड इज मूविंग। यस सर, यस इट्स मूविंग। ठीक है ठीक है। तो आज की टॉपिक है कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईल सीरम, मतलब ईल सीरम के बारे में होम्योपैथी में और थोड़ा गहरे में हम समझने का कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया था ताकि ये जो ईल सीरम आज के वर्तमान टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एज वेल एज मिस यूज्ड रेमेडी है। ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो मिथ्स एंड फैक्ट्स है, मतलब खता और सच्चाई, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ दर्शकों के माइंड से। तो इसलिए तो मैंने ये टॉपिक चूज किया था कि ईल सीरम दरअसल में क्या है और कब काम में आता है और किन किन चीजों में ये प्रयास कर सकता है। ठीक है। तो आगे हम जाएंगे कि थोड़ा सा ये पर्टिकुलर क्रिएचर जो ईल है इसके बारे में हम थोड़ा समझ में आएंगे, समझेंगे कि क्या है। तो ईल को आप हिंदी में कहते हैं बाम मछली। लगता है कि मेरा ट्रांसलेशन सही है। ईल को बाम मछली कहते हैं। नहीं तो ईल को ये भी कहते हैं कि एक, क्या मीन, कुछ तो मीन था। जैसे एक बाम मछली है और एक सर्प मीन है। ये दो ट्रांसलेशंस में देख रहा हूँ गूगल में कि ईल को यही कहा जाता है। सर्प मीन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सर्प का मतलब है संस्कृत में कि सांप जैसे। तो ये जो मछली है वो दिखने में थोड़ा सा सांप जैसा दिखता है, इसलिए उसको सर्प मीन कहते हैं। और बाम मछली इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर, भाम का मतलब है पावर, लग रहा है मुझे कि ये मछली के अंदर पावर है। पावर इन द सेंस कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी। वो सारे ईलों में नहीं रहता है। कुछ कुछ ईल के मछलियां हैं जिसमें वो ये जो बिजली तैयार कर सकते हैं। कुछ कुछ मछलियों ईल में ऐसा है कि जिसमें ये पर्टिकुलर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो दवाई है सीरम एंगुलर इक्थियोटॉक्सिन, जिसको हम प्यार से ईल सीरम कहते हैं, तो ये किससे बनाया जाता है? ये एक ये जो बाम मछली या
सर्पेमिन जो कहते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जीनस एंड स्पीशीज है एंग्विला रोस्ट्रेटा। ये पर्टिकुलर जीनस एंड स्पीशीज से बनता है, सारे ईलों से नहीं। ये आप याद में रखना चाहिए। ईल एक बड़ा कैटेगरी है, इसमें बहुत ज्यादा जीनस एंड स्पीशीज आता है। उसमें हमारे जो ईल सीरम है होम्योपैथी में, वो खाली केवल एक ही ईल का जो स्पीशीज है उससे बनता है, उसको कहते हैं एंग्विला रोस्ट्रेटा। एंग्विला जीनस नेम है, रोस्ट्रेटा स्पीशीज नेम है। और इसको कहा जाता है कि अमेरिकन ईल, मतलब अमेरिकन जो बाम मछली, या अमेरिकन जो सर्पमीन, ऐसा नाम है, किया जाता है, ताकि ये पर्टिकुलर जो मछली है, जो बीम मछली है, वो अमेरिका में, अमेरिकन कोस्ट में ज्यादा दिखता है, इसीलिए उसको अमेरिकन ईल किया जाता है। तो मैंने ये दिया है, दरअसल में कैसा दिखता है वो आप देखे होंगे कि ये बिल्कुल सांप जैसे दिखता है ऑलमोस्ट, इसलिए उसको सर्पेमिन के नाम पे कहा जाता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत एंगुलर रोस्ट्रेटा मतलब अमेरिकन ईल के बारे में जानेंगे। तो वो एक रे फिन्ड फिश है। रे फिन्ड का मतलब क्या है कि उस वो चपटा जाता है, जैसा मतलब पतला सा है। और ये थोड़ा लंबा है, पतला है उसके टेल में, मतलब पूंछ के आसपास उसका पतला है, बाकी बॉडी उसका गोल राउंड है, जैसा सांप के जैसा ही है। लंबा है, स्लेंडर है, और सांप जैसा दिखता है। और थोड़ा चिपचिपा जैसा महसूस होता है उसको, अगर हम टच करके देखने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है। और इसमें छोटा छोटा जो स्केल्स है वो दिख जाता है, बहुत छोटा है, बाकी मछलियों जैसा उतना है नहीं, मतलब जैसा ये करेंगे वैसे। ठीक है। तो छोटे छोटे स्केल्स है एकदम, मछली का जो ये स्केल्स है वैसा एकदम छोटा छोटा स्केल्स है, जो शल्क बोलते हैं आप हिंदी में। तो ऐसे छोटे छोटे शल्क है, जो ज्यादातर दिखता नहीं है। अगर आप उसको छू के देखेंगे तो हो सकता है कि वो चिपचिपा के पीछे वो छोटा छोटा जो शल्क है वो छुपा रहता है। ठीक है। और ये साइड से एकदम कंप्रेस्ड रहता है, पीछे के हिस्सा के पास। और इसका लंबाई अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर तक ये इसका लंबाई हो सकता है। और इसका वजन 7.5 किलो तक उसका वजन हो सकता है। और जो मैं शल्क कहता था, ये जो शल्क बहुत छोटा है, और ये जो इसका जो कलर है येलोइश ब्राउन कलर, उसके अंदर वो छुपा रहता है। और उसके ऊपर एक म्यूकस कोटिंग रहता है, इसलिए वो चिपचिपा नेचर जब हाथ से उठेंगे तभी हमको महसूस होता है। ठीक है। और एकदम ये स्मूथ, जैसा हम हाथ से पकड़ेंगे तो हमको कोई रफनेस नहीं फील होगा। इट इज वेरी स्मूथ, चिपचिपा नेचर इसीलिए, और शल्क छोटा छोटा है इसीलिए। और एकदम अ, एकदम स्मूथ महसूस होता है जब हाथ से पकड़ेंगे तो। एंड आप ये मत सोचिएगा ईल जो पर्टिकुलर जो अमेरिकन हील है वो एक ही कलर में रहता है, वैसा नहीं है, उसको अलग अलग कलर्स है। वो ऑलिव ग्रीन में रह सकता है कलर, ब्राउन शेडिंग में हो सकता है, ग्रीनिश येलो कलर में हो सकता है, लाइट ग्रे कलर में हो सकता है, नहीं तो सफेद कलर उसके बेली में, इधर देखेंगे तो फिगर में दिया है देखिए, उसके बेली पेट की तरफ सफेद कलर का कोटिंग है। तो ऐसे अलग अलग कलरों में रहता है वो। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर बाम मछली या ये सर्प मीन, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहेंगे, तो ये जो सर्प मीन या ईल है वो क्लियर वाटर में रहता है। क्लियर वाटर का मतलब है कि जहाँ से फ्रेश वाटर जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, जो मतलब बारिश हुआ है, जहाँ जहाँ पानी जमा हो गया, जैसा नदी हो गया, झील हो गया। ठीक है। ये लहरों में, इस जगह पे ये ज्यादा दिख जाता है। और जो फ्रेश वाटर में रहता है वो कलर थोड़ा लाइट रहता है। और जो जिस पानी में टैनिक एसिड का स्ट्रीम ज्यादा है, जैसा बदबदा के पास या झरनी के पास, जहाँ पे टैनिक एसिड स्ट्रीम्स ज्यादा रहते हैं पानी में, उस अगर पानी में अगर ये पर्टिकुलर ईल मिल जाता है मछली, तो वो कलर थोड़ा डार्क रहता है, क्योंकि स्किन का रिएक्शन वो पर्टिकुलर टैनिक एसिड के पास रहने की वजह से ये कलर चेंज होता है। और जो फ्रेश वाटर में प्रॉपर रहता है, जिसमें टैनिक एसिड कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो वो लाइट कलर में रहता है। और ये पर्टिकुलर ईल मछली या जो बाम मछली या सर्पेमिन जो कहता है, वो एक कैटाड्रोमस फिश है। कैटाड्रोमस का मतलब क्या है? कैटाड्रोमस फिश का मतलब है जो ईल जो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में का मतलब जो मैंने कहा था ऑलरेडी,
झील में, नहीं तो लहरों में, नदियों में जहाँ रहता है उसको हम फ्रेश वाटर कहता है। रहता है फ्रेश वाटर में, और वो रिप्रोडक्शन के लिए जाता है समुद्र के पास। तो उसको दो लाइफ साइकिल रहता है। वो जिंदगी जीता है इसमें, आपके जो नदियों में, लहरों में, झील झील में रहता है। बट अगर अंडा देना चाहेंगे या मेटिंग करना चाहेंगे तो वो जाएंगे समुद्र के पास। और वापस जो अंडा वगैरह देने के बाद, वो अंडा जब फोड़कर उसे जो छोटा छोटा मछलियां निकल जाता है, वो वापस आता है इधर फ्रेश वाटर में, मतलब नदियों, लहरों और ये झील के पास वापस आ जाता है। तो इसका दो लाइफ साइकिल है। और जो मछलियां ये पर्टिकुलर जो साइकिल को फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं कैटाट्रोमस फिश। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, तो ये जो एंग्वेला रोस्ट्रेटा जो है, मतलब अमेरिकन ईल जो है, वो रहता है फ्रेश वाटर में। इधर देखिए फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। बट वो क्या करेंगे, नदियों को पार करके समुद्र में जाएंगे, अंडा देंगे, और अंडा देने के बाद, अंडा फोड़कर या अंडा देने के बाद भी वापस ये आ जाता है फ्रेश वाटर में, वापस नदियों के पास आ जाता है। वो रहता नहीं है ज्यादा देर तक इधर समुद्र में। और जब ये अंडा फूट जाता है और अंडा से छोटा छोटा ईल मछलियां निकल जाता है, वो वापस समुद्र छोड़कर फ्रेश वाटर में आ जाएंगे। तो ये इनका नेचर ऑफ लाइफ साइकिल है। तो आपको अभी समझ में आ गया कैटाट्रोमस फिश क्या होता है, राइट। तो ये ईल जो पर्टिकुलर ईल है, ये कैटाट्रोमस फिश के कैटेगरी में बिलोंग करता है। देन अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये मिल जाता है या कहाँ कहाँ पे रहता है ये, तो मैंने ये बता दिया कि ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में दिख जाता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, एस्चुअरीज में, कोस्टल मैरीन वाटर्स में, ये सभी जगह पे दिख जाता है। कहाँ रहता है ये? वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोस्ट लाइन, वेनिजुला से लेकर ग्रीनलैंड तक, आइसलैंड इंक्लूडिंग, ये जगह पे ज्यादा रहता है। जहाँ पे आपका लाल लाल जो रेश दिखता है ना, वो सारे जगह पे आपको ये पर्टिकुलर ये अमेरिकन ईल, एंग्वेला रोस्ट्रेटा मिल जाता। ओके। और ये बड़े बड़े झीलों में मिलता है। कहाँ पे? मिसिसिपी रिवर के पास, मिसिसिपी का जो झील है उधर, और मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, ये सब अमेरिकन स्टेट्स है, ये सभी जगह पे आपको कोस्टल लाइन में दिख जाता है, ठीक है, राइट। कहाँ रहता है ये? तो ये ईल जो मैं कह रहा था, वो कभी भी ऊपर नहीं रहता। वो रहता है गहरे में, गहरे पानी में रहता है, नीचे एकदम उसके जो बेस या फ्लोर में रहता है, ठीक है। तो और वो जल्दी से दिख नहीं जाता है क्योंकि वो थोड़ा शर्माता है, उसको थोड़ा शर्म ज्यादा है, वो छुपाने का प्रयास करता है अपने से, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव क्रिएचर है। इसको जल्दी से कोई हर्ट कर सकता है, या कोई प्रेडेटर, इनसे बड़े प्रेडेटर इनको खा सकता है। इसीलिए तो अपने आप कभी भी वो कई जगह पे छुप के रखता है, रहता है। कहाँ कहाँ छुपता है? मिट्टी में छुप जाता है, रेत में छुप जाता है, या कंकड़, या कुछ अगर पत्थर जैसा कुछ अगर चीज हो उसी के अंदर जाके छुप जाता है। और ये छुपना आसान है, क्यों? क्योंकि ये लंबा है, पतला है, और इसके सरफेस एकदम स्मूथ, चिकना है, ठीक है, चिपचिपा है। इसलिए तो पानी के अंदर आसान से ये कई भी जगह पे फ्लेक्सिबल है, इसलिए कई भी छोटे छोटे जो छेद है उसमें जाके वो छुप सकता है। और ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 फीट गहराई में दिख जाता है, ऊपर आपको दिख नहीं सकता ये। कभी कोई स्क्यूबा डाइविंग वगैरह करेंगे, डीप सी डाइवर्स अगर कोई कोई है, या ये नदियों में, लहरों में नीचे अगर स्क्यूबा डाइविंग या जो स्विमिंग सूट वगैरह पहनकर अंदर जाएंगे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, तो प्रॉब्ली ये सब दिख सकता है। और ऐसे कोई गया होगा इसलिए ये फोटो खींचा है। आप देख सकते कितने गहरे में है ये, ठीक है। तो ज्यादातर इंसान के संपर्क में आना मुश्किल है ये, राइट। तो क्या क्या खाता है ये? तो ये एक नॉकटर्नल प्रेडेटर है। नॉकटर्नल प्रेडेटर का मतलब है कि रात में ये ज्यादा हंटिंग करता है, शिकारी ज्यादा रात में करता है। और एक बेंथिक ऑमनिवोर है। बेंथिक मतलब है कि जो डीप में रहते हैं, गहरे में रहते हैं, उसको बेंथिक कहते हैं। और ऑमनिवोर का मतलब क्या है? 3 टाइप है, हेर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनिवोर। हेर्बीवोर का मतलब है जो जानवर या जो चीज खाली पेड़ पौधा खाते हैं उसको हम कहते हैं हेर्बीवोर। कार्निवोर का मतलब है जो कीड़े मकोड़े या मांस या दूसरा कोई जानवर को खाया जाता है उसको हम कार्निवोर कहते हैं, ठीक है। ऑमनिवोर का मतलब है दोनों, मतलब उनका कोई फूड प्रेफरेंस नहीं है, वो दोनों खा सकता है। पेड़ पौधा भी खाएंगे, छोटा छोटा प्लांट्स भी खा सकते हैं, एज वेल एज छोटा छोटा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या मेंढक जैसा कोई चीज भी खा सकते हैं। तो ये
ईल किस में बिलोंग करता है, वो एक ऑमनिवोर है, मतलब दोनों खाएंगे। पेड़ पौधा भी खा सकते हैं छोटा छोटा, और जड़ ये सब खा सकता है, और ये जानवरों को भी, छोटे छोटे जानवरों को, बड़े जानवर नहीं। ठीक है। और ज्यादातर शिकारी कब करता है, रात में करता है, और रात में शिकारी करने के लिए आंख का आवश्यकता बहुत जरूरी है। और आप ये देख लीजिए, एकदम गहरे में है नीचे, और उतना तक सूरज का तीर आ नहीं सकता, और रात में तो सूरज दिख ही नहीं जाता, तो फिर कैसे हंटिंग कर सकता है। इसीलिए तो उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग है। रात में वो ज्यादातर उसका जो स्ट्रांग पॉइंट्स है वो स्मेल है, मतलब चीजों को सूंघ सूंघ के जाके उनको पकड़ के खा जाता है। ठीक है। ज्यादातर आंख के रोशनी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, ज्यादातर उसके नाक के सूंघ के ऊपर वो डिपेंडेंट है ज्यादा। ठीक है। और छोटे छोटे एनिमल्स मैंने जो दिया, छोटे छोटे मछलियों को, क्लैम्स एंड शेल्स छोटे छोटे, फिर ये स्नेल्स, फिर छोटे छोटे मेंढक, और ये जो कीड़े मकोड़े के जो लार्वे है वो, ये सबको ये खाया जाता है नीचे, जो भी नीचे मिल जाता है, जो मैंने जहाँ बताया था, ये जैसा झील हो गया, नदी हो गया, या कभी कभी मेटिंग सीजन के लिए अगर वो समुद्र में जाएंगे तो उसके जो फ्लोर में जो जो चीज, ये छोटे मोटे चीज जो रहता है उसको खाया जाता है। बड़े चीजों को, बड़े जानवरों को देखकर इनको डर है, इसलिए वो छुप जाता है। छोटे जानवरों को ही, छोटे इंसेक्ट्स या छोटे प्लांट्स को ही ये खाया जाता है। ठीक है। तो अभी हम आएंगे मुद्दम में कि किन चीज से ये ईल सीरम बनता है होम्योपैथी में। तो एक ये पर्टिकुलर ईल या बाम मछली के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं इक्तियो हीमोटॉक्सिन। यही पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जो हमारे काम में आता है होम्योपैथिक दवाई बनाने में। ठीक है। वो एक सीरोटॉक्सिन है। सीरोटॉक्सिन का मतलब क्या है, जब ईल मछली को हम काट के उसके ब्लड निकाल के, ताजा ताजा ब्लड, और उसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा, ऊपर जो सुपरनेटेंट फ्लूइड मिलता है उसको हम सीरम कहते हैं। उसी सीरम में एक प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन का नाम है इक्तियोहीमोटॉक्सिन। ठीक है। वो बाकी प्रोटीन्स जैसा एक हीट लेबल प्रोटीन है। हीट लेबल का मतलब क्या है, जब उसको गर्म करेंगे या मछली को हम पकाएंगे खाना बनाने में, तो जब 60 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट अगर उसको पकाया जाता है तो ये मर जाता है। मछली नहीं, मतलब ये इक्तियोहीमोटॉक्सिन का जो टॉक्सिक कैपेसिटी है वो नाश हो जाता है। ठीक है। एंड कोई कुछ कुछ मछलियां, स्पेशली एंग्विलिफॉर्म ईल्स, मतलब जो हमारा है एंग्विला रोस्ट्रेटा, उस पर्टिकुलर ईल थोड़ा बहुत ये मैमल्स को भी टॉक्सिक है। ठीक है। एक कुछ बूंदों का उसका जो ब्लड है, ईल जो एंगुइला रोस्ट्रेटा मतलब अमेरिकन ईल का जो ब्लड है, फ्यू ड्रॉप्स, अगर वो उतना छोटा सा ब्लड, 2-3 बूंद, एक कुत्ता को मार सकता है। उतना उसका जहरीली कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर इक्तियोहीमोटॉक्सिन के अंदर। और अगर बाई चांस इंसान के कांटेक्ट में आ गया, इंसान ने उसको, अगर वो मछली को ऐसा ही रॉ फॉर्म में खा लिया, या नहीं तो उसको काटते वक्त या कुछ पकड़ते वक्त वो थोड़ा सा ब्लड अंदर चला गया इंसान के अंदर, तो ब्लड मतलब बॉडी के अंदर अगर चला गया होगा, जीआईटी रूट में नहीं, उल्टा अगर कोई वुंड्स है बॉडी में, कट्स है, मुंह में कई जगह पे कटा हुआ है, उसमें अगर कांटेक्ट में आ गया ब्लड, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो जा सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे तो इसका असर हार्ट में आ सकता है। हार्ट में आने से मसल को वो क्रैम्प्स क्रिएट कर सकते हैं, एंजेनल पेन जैसा कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। ये टॉक्सिसिटी है। और अगर कोई कोई इसमें मेक्सिकन कंट्रीज में अगर जाएंगे देखेंगे, या कहीं चाइना में या जापान में जहाँ पे ये ज्यादातर खाते हैं लोग, तो वो लोग के कंट्रीज में, वो कंट्रीज में उनके ये है कि ईल एक न्यूट्रिशियस फूड है। और ईल, ये पर्टिकुलर मछलियों को खाने से बॉडी में एक स्टैमिना बन जाता है, मतलब इंसान और ताकतवर बन जाता है, ये उनके माइंड में है। तो इसलिए लोग कभी कभी इसको बिना पका के ऐसा ही काट के उसके ब्लड पी सकते हैं, या उसको ऐसे ही खाया सकता है। उसका ऐसा मतलब लोग मानते हैं कि ऐसा ही रॉ फॉर्म में लेना अच्छा है। तो ऐसा लेने का कोई प्रयास किया, और उसके ब्लड कुछ हमने बाई चांस गलती से अगर हमने swallow कर दिया, ताजा ताजा ब्लड लाइव ईल से, देन हमको कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स बॉडी में आ सकते हैं, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, साइनोसिस, अरिथमिया, पैरास्थीसिया, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब सिम्टम्स बॉडी में उत्पत्ति हो सकता है। एंड समटाइम्स अगर कोई कोई कंडीशंस में इंसान का मौत भी हो सकता है, ये पीने से या ये ईल रॉ फॉर्म में खाने से। ठीक है। जब कोई
ईल का सीरम जो रॉ फॉर्म में अगर पीने का प्रयास किया या उसका ब्लड को पीने का प्रयास किया, तो जब मुंह में कांटेक्ट में आएंगे वो पर्टिकुलर ब्लड, तो फिर लोकली क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है? एक, जलन हो सकता है मुंह में पूरा, जीभ में, मासोडो में। फिर रेडनेस, लालीपन हो सकता है मुंह में। ठीक है। और हाइपर सलेवेशन, ज्यादा थूक, मतलब तैयार होने का या उत्पादन होने का कैपेसिटी है। तो ये तीन सिम्टम्स लोकल सिम्टम्स है ओरल। ये सब याद में रखिएगा ताकि हम जब वेटरी मेडिकल में आएंगे तो बहुत काम में आएगा ये। और मैंने ऑलरेडी जो बताया था, ये ईल को अगर हमने अच्छी तरह खाने में पकाया, उसको उबाल दिया, नहीं तो तेल में फ्राई किया, या कोई भी चीज में अगर हमने उसको अच्छा तरह से पका दिया 5 मिनट 60 डिग्री सेल्सियस में, देन इसका टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगा। ये टॉक्सिक जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, इसलिए तो कोई इसे हमको कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स बॉडी में नहीं रहता है। ठीक है। तो और आगे देखेंगे, जैसा अगर हमने अच्छा तरह पका के खा भी लिया और वो ईल पेट में जब गैस्ट्रिक जूस के साथ संपर्क में आएंगे, उसका एसिडिटी ये पर्टिकुलर ईल को नाश करेंगे। तो हमको इनसे कोई ज्यादा अ, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं रहेगा अगर अच्छा तरह पकाया जाएगा और जब गैस्ट्रिक जूस के साथ संपर्क में आएगा तभी। ठीक है। और बाई चांस अगर जो भी मछली वाले हैं, ठीक है, कसाई वाले जो ये ईल को बेचते हैं लोगों को, या कोई होटल में जो शेफ है जो ये ईल बनाते हैं, अगर ये तेज ईल जो जिंदा है उसको लेकर काटने का प्रयास किया खाना बनाने के चक्कर में, अगर बाई चांस आंख में थोड़ा बहुत वो ईल का जो ब्लड है अगर लग गया, तो लोकल सिम्टम्स आ सकता है आंख में। तो क्या हो जाएगा, आंख में जलन हो जाएगा, पानी आते रहेगा, आंसू, और आंख सूज जाएगा, और आंख में लगेगा कुछ फॉरेन बॉडी जैसा कोई रेत मिट्टी या कोई धूल आंख में है, और उसको निकालने का प्रयास करते रहेंगे। एक सेंसेशन रहता है ऐसे, तो फॉरेन बॉडी जैसा सेंसेशन, ये सब लोकल सिम्टम्स है इसका टॉक्सिसिटी का। ठीक है। तो और ये पर्टिकुलर जो बाम मछली है या सर्पमीन है, तो ये खाने के रूप में भी खाया जाता है। तो ये हाईली न्यूट्रिशियस कंसिडर करता है ये पर्टिकुलर ईल को। और इसमें प्रोटीन से 23 ग्राम पर 100 ग्राम में, और उसमें विटामिन A, E, B1, B2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सब कुछ है। तो इसलिए इसको ग्लोबली कई कंट्रीज में इसको खाना जैसा खाया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ, जापान में, चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज में इसको पावर फूड कहते हैं। और ये खाने से उनका स्टेमिना बूस्ट हो जाता है। और जनरली ये जब समर से विंटर सीजन आएंगे उसी टाइम में ज्यादातर ये खाया जाता है, ताकि उसमें उस कंट्रीज में विंटर का जो सर्दी मौसम का जो ताकत है वो जो ज्यादा रहता है बाकी कंट्रीज से भी, इसलिए वो पर्टिकुलर ठंड को संभालने के लिए उनको स्टेमिना चाहिए, इसलिए उसी पर्टिकुलर टाइम में ये ज्यादातर खाया जाता है। और जापानीज में इसका खाना में जो बनाने का तरीका है उसको कहते हैं उनागी या अनागो। ठीक है। अगर फ्रेश वाटर ईल को लेकर बनाते हैं खाना उसको उनागी कहता है। और अनागो कहते हैं जब सॉल्ट वाटर ईल को, मतलब जो सी में है उस पर्टिकुलर ईल को जब खाना बनाएंगे उसको अनागो कहता है। और स्पेनिश में इसको कहते हैं अंगुलास। एंड यूरोपियन या यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटिश कंट्रीज में इसको जेलीड ईल के फॉर्म में खाया जाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि कौन सा कंट्रीज में कैसे कैसे इसको खाना जैसा बना के खाते हैं। और मैंने ये बताया था उसको खाना पकाने में 60 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट खाना, मतलब गर्मी में जब खाना पकाएंगे इसको, तो इसका टॉक्सिसिटी नाश होता है। तो इसलिए ये उसके बाद कंज्यूम करने के लिए सेफ है। बट अगर ठीक से नहीं पकाया, हाफ बॉइल्ड है, और रॉ फॉर्म में अगर ले लिया जाएगा, तो टॉक्सिसिटी के बारे में, टॉक्सिसिटी होने से इंसान का मौत भी हो सकता है। ठीक है। राइट। अभी ये मुद्दे में आएंगे। आपसे ये सवाल मेरा है कि जो ईल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंग्वेला रोस्ट्रेटा, वो ईल या वो मछली उनके बॉडी में बिजली तैयार कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये सवाल है, आपसे आंसर कीजिएगा। कोई भी अनम्यूट करके आंसर कर सकता है। ये जो पर्टिकुलर एंग्वेला रोस्ट्रेटा या सीरम एंग्वेला इक्थियोटॉक्सिन जिस ईल से हम बनाते हैं, उस ईल को उनके बॉडी में बिजली तैयार करने की कैपेसिटी है या नहीं है, और या कितना लोग को ये पता है कि ये ईल बिजली तैयार करते हैं?
कोई आइडिया है किसी को? फर्स्ट मिथ जो मैं तोड़ना चाह रहा हूँ यही है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर ईल जिससे होम्योपैथिक दवाई बनाया जाता है, एंगुइला रोस्ट्रेटा अमेरिकन ईल, उस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। आंसर है नहीं होता है। ईल में दो टाइप्स ईल है। एक जीनस है एंग्विले, दूसरा जीनस है इलेक्ट्रोफोरस। जिस ईल का जीनस नेम एंग्विले से स्टार्ट होता है उसको बिजली तैयार करने का कैपेसिटी नहीं है। दे आर नॉन इलेक्ट्रिक ईल्स। और दूसरा जो ईल है जिसका नाम इलेक्ट्रोफोरस से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोफोरस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उस ईल को बिजली तैयार करने का कैपेसिटी है। तो पहले चीज आप ये मन में ले लीजिए, जिस ईल सीरम हम होम्योपैथी में यूज करते हैं और जिस एंगुइला रोस्टेटा अमेरिकन ईल से होम्योपैथिक दवाई तैयार हो जाता है, उस ईल को बिजली खुद से उत्पादन करने का कैपेसिटी नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर इन माइंड। क्योंकि आप YouTube में जाके देखेंगे ना, बहुत ज्यादा जो क्रॉनिक किडनी डिसीज का ड्रॉप्स या सीकेडी ड्रॉप्स या रीनल मेडिसिन जो भी हो जो फार्मूलाज में आता है, वो लोग ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ईल जिनसे हम दवाई बना जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पावर जो ये दवाई में भी है, और ये दवाई जैसा लिया जाएगा वो जाके उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो किडनी में जाके उस किडनी को ठीक करता है। ये गलत चीज है। तो इसलिए मैं ये दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ईल सीरम है, जिस ईल से ये निकाल जाता है, वो ईल को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उत्पादन करने का कैपेसिटी नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है। राइट, आगे देखेंगे ये कि ये इलेक्ट्रिक ईल और नॉर्मल ईल में क्या फर्क है। तो पहले पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इलेक्ट्रिक ईल का जीनस नेम इलेक्ट्रोफोरस से स्टार्ट होता है। और होम्योपैथिक होम्योपैथिक नहीं, नॉर्मल ईल जो है, जो बा मछली या सर्पमीन कहते हैं, उसका जो जीनस नेम एंग्वेलिफॉर्म से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो दवाई तैयार करते हैं किस नाम से था? एंग्विला रोस्ट्रेटा, इलेक्ट्रोफोरस रोस्ट्रेटा नहीं। तो इसीलिए जो हम दवाई तैयार करते हैं होम्योपैथी, उस मछली को या उस बाम मछली को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उत्पादन करने का कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, वो साइंटिफिक ऑर्डर किस में आता है? इलेक्ट्रिक ईल आता है जिम्नोटिफॉर्म्स में, और नॉर्मल ईल जो हमारे जो मुद्दम है टॉपिक का, वो एंगुलिफॉर्म्स में आता है। इलेक्ट्रिक ईल को नाइफ फिश भी कहा जाता है और नॉर्मल ईल को ट्रू ईल्स भी कहा जाता है। सो अगर ईल के बारे में हम नाम लेंगे या शब्द प्रयास करेंगे, व्हाट वी आर मीनिंग इज ओनली द नॉर्मल ईल, इलेक्ट्रिक ईल नहीं। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो बिजली उत्पादन करने का कैपेसिटी, खाली इलेक्ट्रिक ईल को है जिसका जीनस इलेक्ट्रोफोरस में आता है। उनके बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सेल रहता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स। और इलेक्ट्रोसाइट्स ज्यादातर कहाँ पे रहता है? वो पर्टिकुलर जो मछली में उसके टेल में रहता है। और ये करंट तैयार करता है, बिजली तैयार करता है बॉडी में। क्यों? उनका डिफेंस मैकेनिज्म से। कोई प्रेडेटर आएंगे या कोई इनको पकड़ने के लिए आएंगे, खुद को वो प्रोटेक्ट करने के लिए या शिकार करने के लिए, वो पर्टिकुलर जो फूड प्रे या जो प्रेडेटर आता है उसको ये इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो लोग फिर झटका हो जाता है, वो लोग कुछ मुंह इधर उधर नहीं कर सकता, तो फिर उसको खाया जाता है या उधर से भाग जाता है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म्स। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक ईल के बॉडी में इलेक्ट्रोसाइट्स रहता है, और वो इलेक्ट्रोसाइट्स इलेक्ट्रिक वोल्टेज तैयार करता है। और अपने जो ये है एंक्विलिफॉर्म ईल्स या ट्रू ईल्स, जो एंग्वेला रोस्ट्रेटा जिनसे बिलोंग करता है, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो इलेक्ट्रोसाइट्स है वो नहीं रहता है। और कितना वोल्टेज तक उत्पादन कर सकता है? इलेक्ट्रिक ईल कैन प्रोड्यूस अप टू 860 वोल्ट्स, हेवी शॉक्स देता है। और नॉर्मल ईल में वोल्टेज आउटपुट नहीं है, तो एंगुलिफॉर्म ईल में नहीं है। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं कह जाता हूँ। तीन डिफरेंसेस मैंने बता दिया। पहले है, हमारे जो ईल सीरम है वो एंगुलिफॉर्म ईल से तैयार होता है। दूसरा पॉइंट, एंगुलिफॉर्म ईल्स में इलेक्ट्रोसाइट्स नहीं रहता है, और इलेक्ट्रोसाइट्स ना रहने की वजह से उसमें बिजली उत्पादन नहीं हो सकता। तीसरा, नॉर्मल हमारा जो एंगुलिफॉर्म ईल्स है वो, उसमें गिल्स रहता है। गिल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग apparatus है, जिसकी वजह से पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको वो
श्वास कर सकता है या ब्रीथ कर सकता है। बट डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक ईल जो है इलेक्ट्रोफोरस स्पीशीज से जो बिलोंग करता है, वो ईल को इंसान जैसा ये है, मतलब आपका नाक है और ये लंग्स है। तो इनको ब्रीथ करने के लिए वो पानी के ऊपर तक, शैलो सरफेस तक आके ऑक्सीजन, एयर में जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको लेना पड़ता। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक ईल रहता है ऊपर, पानी के ऊपर की तरफ, ताकि वो बार बार कुछ मिनट में ऊपर आ जाए और नाक के द्वारा हवा में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है उसको खींचे अंदर। नॉर्मल ईल जो एंगुलिफॉर्म हील, उसको ऊपर तक आने की जरूरत है ही नहीं, वो रहते हैं गहरे में। और गहरे में जो पानी में ऑक्सीजन मिला रहता है उसी को श्वास लेकर वो जिंदगी जीता है। यही फर्क है, ये आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक ईल पानी के ऊपर सरफेस में रहता है, और इलेक्ट्रिक अपना जो एंगुलिफॉर्म ईल्स है, जो एंगुइला रोस्टेटा है, वो गहरे में रहता है। ये आपको समझना चाहिए। इलेक्ट्रिक ईल को पानी में जो ऑक्सीजन मिला है उसके साथ जिंदगी जीना मुश्किल है, उसके साथ उसको मतलब ब्रीथ करना मुश्किल है, इसलिए वो पानी के ऊपर लेवल लेयर तक आएंगे, हवा से ऑक्सीजन लेंगे अंदर, फिर वो वापस थोड़ा अंदर चल जाके थोड़ा ठहल कर फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, वापस ऑक्सीजन लेने के लिए। तो वो शैलो सरफेस में रहते हैं इलेक्ट्रिक ईल्स। ठीक है। और इलेक्ट्रिक ईल्स जो है वो कहाँ रहता है? साउथ अमेरिकन फ्रेश वाटर्स में रहता है। वेरास नॉर्मल ईल वो रह सकता है फ्रेश वाटर में भी और समुद्र में भी। मैंने बोला कैटाड्रोमस फिश है तो दोनों जगह पे रह सकता है। अंडा देने के लिए समुद्र में आएंगे, वापस वो चल जाएंगे फ्रेश वाटर में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक किल का थ्रेट मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक देता है, मैंने ऑलरेडी बोला इलेक्ट्रोसाइड से, तो 860 वोल्ट तक बिजली उनके बॉडी में उत्पादन कर सकता है, और उसकी वजह से वो प्रे को वो स्टन कर सकता है। ठीक है। वेरएस एंगुलिफॉर्म ईल्स, जो एंगुलर रोस्टेटा है, अमेरिकन ईल बिलोंग करता है, उसके पास शार्प टीथ है, दांत है एकदम सुई जैसा, एकदम शार्प, एकदम स्ट्रांग, उससे ये प्रे को खाया जाता है। और एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक ईल और नॉर्मल ईल में। इलेक्ट्रिक ईल में खाली आप अगर देखेंगे तो नीचे वाले जो मैंडिबल है ना, उसको जॉ कहते हैं ना, जो आपका जॉस, जो नीचे वाले जॉ है, ओके, उसमें दांत रहता है, ऊपर वाले हिस्से में दांत नहीं रहता है। दे हैव ओनली सिंगल पेयर ऑफ टीथ। ठीक है। मैक्सिलरी टीथ नहीं रहता है, खाली मैंडिबल में उसका दांत रहता है। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोफोरस और एंगुलिफॉर्म्स। एंगुलिफॉर्म्स में उसका जो जॉज है एकदम बड़ा जॉज है, और उसमें 2 रो ऑफ टीथ रहता है, ऊपर में भी रहता है नीचे में भी रहता है, मतलब मैक्सिला मैंडिबल दोनों में रहता है। उसके अलावा उसका और एक जा अंदर छुपा रहता है। ठीक है। आपने वो फिल्म देखा, एलियन के नाम पे एक फिल्म आए थे हॉलीवुड में, वो देखा जाएगा तो वो एलियन को 2 जास रहता है। मुंह खोलेंगे तो अंदर से एक जा बाहर आ जाता है, उसको जो जिस चीज को अटैक करना है उसको अटैक करके अंदर वापस चल जाता है। ऐसा 2 जास रहता है जिसमें नॉर्मल इल में। वैसे इलेक्ट्रिक इल में एक रो रहता है, वो भी नीचे के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में नहीं रहता है। ठीक है। और फीडिंग मैकेनिज्म्स क्या है? इलेक्ट्रिक ईल क्या करेंगे, उसको ऊपर वाले दांत नहीं है, खाली नीचे वाले दांत के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक शॉक देते हैं, फिर उसको अंदर से वैक्यूम क्लीनर जैसा सक करता है प्रे को। वेरस नॉर्मल इनको 2 सेट ऑफ जॉस है, और दूसरा सेट ऑफ जॉस को कहते हैं फेरेंजियल जॉस, वो गले में रहता है, और वो प्रे को अंदर खींच सकता है फुट पाइप में, खाने के नली में। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है, समझ में आए? ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक ईल है आपके लेफ्ट साइड में जो है, और राइट साइड में जो है वो असली ईल है। जो नीचे दिया है वही आपके अमेरिकन ईल, एंगुइला रोस्ट्रेटा, और ऊपर जो है वो और एक स्पीशीज है जिसको मोरे ईल कहते हैं कॉमनली। और इस तरफ जो दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रोफोरस वेराई, ये तीनों इलेक्ट्रिक ईल्स है जो इलेक्ट्रोफोरस जीनस से बिलोंग करता है। ये तीनों को जो बिजली को उत्पादन करने का कैपेसिटी है, उसमें इलेक्ट्रोसाइड्स रहता है इसके टेल रीजन में इधर। वैरस ये जो दो मोरे ईल और अमेरिकन ईल है जो एंगुइला रोसेटा, ये नीचे वाले जो अमेरिकन हील्स है, इससे दवाई बना जाता है सीरम एंगुइले, ईल सीरम। ये दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मैं ये इमेज आपको दिया है इलेक्ट्रिक ईल और नॉर्मल ईल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। राइट। ये देखिए मोरे ईल का स्केलेटन है, इसमें आप देखिए 2 सेट ऑफ जॉस है, ऊपर में भी
टीथ है एकदम शार्प, नीचे में भी है, और अंदर देखिए और एक जॉ छुपा रहा है, इसको फेरेंजियल जॉस कहते हैं। ये अलग किया देखिए, ये एक जॉ है और ये एक जॉ है, इसको फेरेंजियल जॉस कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर छोटा वाला जो अंदर छुपा जाता है वो फेरेंजियल जॉस कहते हैं। whereas ये सेम जॉस जैसा दिखता है ये इलेक्ट्रोफोरस स्पीशीज को, बट ऊपर वाला दांत नहीं रहता, और ये फेरेंजियल जॉस नहीं रहता, उसमें खाली एक ही जॉ है। ये ऊपर वाले में दांत नहीं रहते, खाली नीचे वाले हिस्से में दांत रहता है। ये इलेक्ट्रोफोरस स्पीशीज में है। बट ये एग्जाम्पल जो दिया वो मोरे इल का है, जो एंगुली फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोफोरस में नहीं। ठीक है। अभी आएंगे होम्योपैथी पार्ट में। तो होम्योपैथिक दवाई कैसे बनाया जाता है? तो जो एंगुइला रोस्टेटा है, उसको ब्लड निकाल के अगर उसको सेंट्रीफ्यूज की जाएगा, तो जो ऊपर वाले हिस्सा जो रह जाता है जिसको सीरम कहता है, उस सीरम से दवाई बना जाता है, और वो सीरम देखने में थोड़ा येलोइश या ग्रीनिश येलो कलर में दिख जाता है। ओपेलेसेंट है, मतलब एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेलेसेंट है, थोड़ा हनी के जैसा। ठीक है। और ये कभी कभी कलर पिंक कलर में भी रह सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हीमोलाइसिस हो सकता है उसमें, उसी के चलते। ठीक है। तो इसको बनाने के पहले पर्टिकुलर एंगुइला रोस्ट्रेटा या अमेरिकन ईल को पहचानना चाहिए। पहचानने के बाद उसका ब्लड जब वो जिंदा है तभी कलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद उसका सीरम इमीडिएटली अलग करना चाहिए, और सीरम को इमीडिएटली अटेन्युएशन 3x तक पोटेंसी तक उनको ये करना चाहिए, डायनामाइज करना चाहिए। और उसके साथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिलके 3x तक ये करना चाहिए, पोटेंटाइज करना चाहिए। क्योंकि 3x के नीचे वो अगर स्टोर किया जाएगा, देन उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है, या उनका जो मतलब एक्टिव टॉक्सिसिटी है, वो चल जाएगा। इसलिए उसको तुरंत जैसा ताजा ताजा ब्लड रिमूव किया, उसका सीरम हमने अलग कर दिया, उसको मतलब 3x पोटेंसी तक लेके आया, 3x के बाद सेफली स्टोर कर सकता है। 3x के नीचे अगर स्टोर करने का प्रयास किया तो डीनेचर हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, फिर उसको फेंकना पड़ेगा, फिर कोई वो काम का नहीं होगा फिर दवाई बनाने में। ठीक है। तो इसीलिए इसको स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए, वो पर्टिकुलर स्पीशीज को पहचानने में, और ये सब प्रोसेस को लेकर जल्दी जल्दी करने में 3x तक, ताकि वक्त अगर लग जाएगा तो वो फिर काम का नहीं है कोई दवाई बनाने में। और होम्योपैथी में ये ईल सीरम का इंट्रोडक्शन कौन किया? ईल सीरम को वास्टली जो स्टडी किया वो डॉक्टर पियर जोशे, फ्रांस से है, फ्रांस का होम्योपैथ है ये पियर जोशे फ्रांस का है। और ये जब ईल सीरम के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किए या स्टडी किया, तब उनका उम्र 90 साल का था। और ये हॉस्पिटल सेंट जैक्विस जो पेरिस में है, उसी हॉस्पिटल में इसका प्रूविंग ये करना स्टार्ट किया, उसका टॉक्सिसिटी वगैरह समझाना कोशिश किया। उसी हॉस्पिटल में और एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर पिकार्ड। ठीक है। तो वो इनके साथ मदद किया ये पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए ईल सीरम के बारे में। ठीक है। ये डॉक्टर पिकार्ड ने क्या किया, बुदापेस्ट कांग्रेस 1935 में एक पेपर प्रेजेंट किया, जिसमें इन्होंने लिखा है कि सीरम ऑफ ईल इन 3x इज एन एक्सलेंट रेमेडी फॉर acute nephritis together with phosphorus, arsenic, mercurius, cantharis and apis, especially in case of massive albuminuria and chronic hypertensive nephritis। बीपी की वजह से जिनको किडनी खराब हुआ है, या जो पेशेंट को ज्यादा प्रोटीन्स यूरिन के रास्ते से निकल जा रहा है, उनके लिए एक्यूट नेफ्राइटिस, स्पेशली किडनी का इन्फ्लेमेशन कोई एक्यूट कंडीशन से खराब हुआ है, उन केसों में आप ईल सीरम 3x में प्रयास कर सकते हो। एंड ईल सीरम के साथ ये दवाई पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंसिडर कर सकते हो, जो फास्फोरस, आर्सेनिक, मेर्क्यूरियस, कैंथेरिस या एपिस के अंदर फॉल करता है। ये डॉक्टर पिकार्ड का मतलब कांग्रेस में इनका कहना है। ठीक है। तो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका अगर उठा के देखेंगे, तो आप ईल सीरम को ज्यादा मेट्रिया मेडिका में नहीं देख सकता। यू कैनॉट फाइंड ईल सीरम एलन स्की में नहीं दिख जाता है, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में नहीं है, क्लार्क्स डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में तो बिल्कुल है नहीं। खाली एक आधे किताब जिसमें आप ईल सीरम देख सकते हैं वो है डॉक्टर बोरिक का। और बोरिक के अलावा अगर देखेंगे, थोड़ा बहुत और किताब है, उसमें दिख जाता है, बहुत बहुत रेयरली मेडिसिन। एक मैम गेन का एक किताब है, मेट्रिया ऑफ किडनी डिजीजेस, वो किताब में आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स दिख सकते हैं। बाकी ज्यादा मेट्रिया में ईल सीरम का कोई जिक्र नहीं किया कोई। एंड जो भी मेट्रिया में ईल सीरम का इंट्रोडक्शन लेके आया, उसमें आप देख सकते हो ज्यादातर सिम्टम्स जो है वो उसको टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बेस्ड है। होम्योपैथी में प्रूविंग कैसे कैसे होता है, हेल्थी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग होता है, एक एनिमल प्रूविंग होता है,
एक क्लिनिकल वेरिफिकेशन होता है और एक टॉक्सिकोलॉजिकल प्रूविंग भी होता है। तो ये जो ज्यादातर सीरम एल्गुविले जो मेट्रोमेडिका में दिया है, जो जो पॉइंट्स हमको मिला है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, वो ज्यादातर टॉक्सिकोलॉजिकल बेस्ड ही है। क्यों मैं ये कैसे कह सकता हूँ, आप देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसा ईल सीरम को अगर अगर कोई रॉ फॉर्म में ली जाएगा तो उनको पैरालिसिस हो सकता है। ये टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स है। उसका करस्पॉन्डिंग रूब्रिक आप देखिएगा, extremities bent position, inwards fingers toes, extremities formation crawling, extremities awkwardness drops things, ये सब उसके फेवर में है, पैरालिसिस के फेवर में है, जो टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम है। दूसरा एक सिम्टम मैंने ऑलरेडी बताया था, जब ईल सीरम या ईल को रॉ फॉर्म में अगर कोई खाया जाएगा तो मुंह में जलन होता है। उसका सिम्टम आप देखिए, रूब्रिक है माउथ पेन, बर्निंग, स्मार्टिंग। फिर आप देखिए पैरास्थीसिया, मतलब थोड़ा फॉर्मिकेशन काइंड ऑफ, जैसा कोई चींटी का मतलब ऊपर से जा रहा है, या झुनझुनी, या कुछ नमनेस, ऐसा कोई सेंसेशन, उसको कहते हैं पैरास्थीसिया। अगर उसके अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है स्किन फॉर्मिकेशन, क्रॉलिंग। तो ये सब करस्पॉन्डिंग रूब्रिक्स हमको मेट्रोमेडिका में मिलेगा, रेपर्टरी में मिलेगा, जो इनका टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स को फेवर करता है। तो ज्यादातर ईल सीरम का जो होम्योपैथिक प्रूविंग जिसमें मेट्रोमेडिका में सिम्टम्स आया, वो ज्यादातर टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स है। वो कोई हेल्थी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग नहीं है। एंड उसमें और एक है क्लिनिक वेरिफिकेशन अपॉन द पेशेंट्स, क्लिनिकल वेरिफिकेशन। ये दोनों बेसिस में ही ईल सीरम में हमको सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत बोरिक मेट्रोमेडिका, जिससे मैंने उसको समझाने का कोशिश किया आपको, वो थोड़ा पढ़ेंगे। बोरिक में ये दिया है कि ईल सीरम का एक्शन प्राइमरीली दो चीजों के ऊपर है। एक है ब्लड के ऊपर, दूसरा किडनीज के ऊपर। ब्लड के ऊपर उसका क्या असर है, इट रैपिडली डिस्ट्रॉयज द ग्लोब्यूल्स। ब्लड में जो ग्लोब्यूल्स का जो हिस्सा है उसको ये जल्दी नाश करता है। और ब्लड में क्या क्या ग्लोब्यूल्स है, एक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, दूसरा है आरबीसी जिसको हीमोग्लोबिन कहता है, और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, सॉरी। एंड तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रामिन, ये सारे चीज को वो नाश करता है। तो एक टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन है ब्लड के ऊपर। दूसरा उसका असर है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर असर क्या है, इट प्रोड्यूसेस एल्बुमिन एंड रीनल एलिमेंट्स इन द यूरिन। तो यूरिन से प्रोटीन लीक होने लगेंगे। और रीनल एलिमेंट्स, मतलब रीनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, किडनी ट्रैक्ट में, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी मतलब सेल्स है, वो सब सेल्स, या उसका सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स है जो भी हो, या स्क्वैमस सेल्स है, ये सब यूरिन में दिखने लगेंगे। तो उसको कैस्ट कहते हैं हम। अलग अलग टाइप्स ऑफ कैस्ट है, तो ये सारे कैस्ट यूरिन में दिखने लगेंगे। इसका मतलब है कि किडनी के ऊपर इसका ज्यादा असर है, और किडनी का जो सेल्स है उसको इन्होंने नाश किया, नेक्रोसिस कर दिया। एंड दूसरा एक्शन है, मैंने ऑलरेडी बताया था, हीमोग्लोबिन को उन्होंने मतलब नाश कर दिया, तो क्या होगा, यूरिन से हीमोग्लोबिन या ब्लड निकलने लगेगी, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड एनोरिया, कितना, 24 से लेकर 26 घंटे तक यूरिन कम होना, आउटपुट कम होना। एनोरिया का प्रॉपर डेफिनेशन है मेडिकल में, अगर 24 आवर यूरिन आउटपुट 100 ml से नीचे है तो उसको एनोरिया कहता है। और ओलिगोरिया का मतलब है जो यूरिन आउटपुट 400 से लेकर 500 ml के अंदर है 24 घंटे में, उसको ओलिगोरिया कहते हैं। सो एनोरिया का मतलब है कि 100 ml से भी कम यूरिन निकालना पूरा दिन में, 24 आवर्स में, तो उसको एनोरिया कहता है। और सेकेंडरी एक्शन उसका है लिवर एंड हार्ट में। तो लिवर एंड हार्ट में चेंजेस जो दिखेगा, वो थोड़ा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस से दिखेगा, जैसे हेपेटाइटिस जैसा या कार्डाइटिस जैसे। तो ये टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन है। अभी आएंगे उसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस। बोरिक के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो बोरिक में ये दिया है कि आप कौन सा कंडीशंस में सीरम, ईल सीरम को यूज कर सकते हो प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया है कि अक्यूट इन्फेक्शंस ऑफ किडनीज, किडनी कोई अक्यूटली कोई चीजों की वजह से इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, तो आप सीरम एंगुइलर इक्थियोटॉक्सिन या ईल सीरम यूज कर सकते हो। और किडनी अक्यूटली किस चीजों से इन्फेक्ट हो सकता है, ये भी कारण दिया है, एलिमेंट्स फ्रॉम, किस कारण से, कोल्ड, मतलब सर्दी या ठंड, उसकी वजह से, या ठंड से एक्सपोज करने की वजह से अगर किडनी इन्फेक्ट हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आ गया, उसकी वजह से किडनी खराब हुआ है, देन उस कंडीशंस में, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह कहते हैं, उस कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। तीसरा है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है, पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गया, लेड टॉक्सिसिटी, नहीं तो मेर्कुरी पॉइजनिंग, नहीं तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, नहीं तो कोई मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग, ऐसे कोई पॉइजनिंग की वजह से किडनी का अगर खराब हुआ है, उस समय में हम सोच सकते हैं। ज्यादातर कब होगा, एक्सीडेंटल मिक्सचर विद द फूड, या नहीं तो
प्लान्ड होमिसाइड, ठीक है, फूड पॉइजनिंग केसेस में खाने में कोई जहर मिला दिया किसी को मारने के चक्कर में, या नहीं तो कुछ सुसाइड करने के लिए खाने में कुछ चीज मिला के उन्होंने खा लिया, उसकी वजह से किडनी खराब हुआ है। और ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे। क्या क्या सिम्टम्स? अल्बुमिनुरिया मतलब प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, और एनोरिया ओलिगोरिया है। ये तीन सिम्टम्स अगर दिखने लगेंगे इस चीजों की वजह से, देन जिसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, उस केस में अगर ईल सीरम दी जाएगा तो अल्बुमिनुरिया को अरेस्ट करेंगे और डायूरेसिस स्टार्ट करेंगे। डायूरेसिस स्टार्ट करने से यूरिन आउटपुट आने लगेंगे। अभी उसमें एक पॉइंट दिया है कि अक्यूट नेफ्राइटिस ए फ्रिगोरी, ये जोशे ने बता दिया, जो होम्योपैथी में प्रूविंग किया था वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अक्यूट नेफ्राइटिस ए फ्रिगोरी का मतलब क्या है? वो पुराना टर्मिनोलॉजी है। आजकल नए वर्तमान लैंग्वेज में ये अक्यूट नेफ्राइटिस ए फ्रिगोरी का वर्ड यूज नहीं करता है। आजकल जो जमाने में जो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो वो ये शब्द प्रयास करेंगे, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो अक्यूट नेफ्राइटिस ए फ्रिगोरी का मतलब है किडनी अक्यूटली इन्फ्लेम हो गया, जिसकी वजह से सडन एक्सपोजर टू कोल्ड। और जनरली कोल्ड में एक्सपोज होगा तो क्या होगा? हमको गला खराब हो जाता है, गले में कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, जो कॉमन इन्फेक्शन है टॉन्सिलाइटिस जैसे, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस ही कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो बाद में इसका टर्म कन्वर्ट हुआ है, आजकल वर्तमान लैंग्वेज में अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहता है। तो इस कंडीशन में इसका काम बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर जोशे ने ये बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूट नेफ्राइटिस ए फिगोरी विथ थ्रेटनिंग यूरीमिया वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ दिस रेमेडी। ये इनका कहना है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट से इंडिकेशन, कार्डियक कंडीशंस, ठीक है। इसमें ये पॉइंट दिया है बोरिक ने, इसमें ये लिखा है कि व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हार्ट डिजीज द किडनी इज प्रीवियसली वर्किंग वेल शुड सडनली बिकम अफेक्टेड एंड इट्स फंक्शन इनहिबिटेड। मतलब अगर किसी को हृदय का बीमारी है, ऑर्गेनिक डिजीज, और उसी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ हार्ट से बहुत दिन से वो पीड़ित है, और उसी के दौरान अचानक से उसका किडनी खराब हो गया, जिसको कार्डियक यूरीमिया कहते हैं, उस कंडीशंस में आप सीरम एंगुइला यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि पेशेंट का पहले किडनी खराब हुआ है, पेशेंट का किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग था, बट हार्ट डिसीज के चलते, हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट के चक्कर में या बीच में उनको किडनी खराब हुआ, देन आप ईल सीरम के बारे में सोच सकते हो। और किडनी खराब हुआ तो क्या आएगा? अल्बुमिन आएगा यूरिन में, एनोरिया आएगा, ओलिगोरिया आएगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियक यूरीमिया। और ईल सीरम देने से क्या होगा? अल्बुमिनुरिया को अरेस्ट करेंगे और डायलिसिस को रीएस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें यह दिया है डॉक्टर बोरिक, देखिएगा, देयर वेयर डिजिटालिसिस पावरलेस द सीरम ऑफ ईल हैज पुट एन एंड टू द रीनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस्ड एन अबंडेंट डायलिसिस। तो जो पेशेंट को हार्ट डिजीज है, जिनमें किडनी खराब हुआ है, उनमें डिजिटालिस से बेहतर ईल ईल सीरम काम करेंगे और उनको यूरिन आउटपुट ले आएंगे, और जो यूरिन फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है उसको रीएस्टेब्लिश करेंगे। ये डॉक्टर बोरिक का कहना है। और तीसरा जो है अगेन, इसमें दो चीज में दिया है हार्ट कंडीशंस में, फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट, ठीक है। फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट मतलब जिसमें ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है हार्ट में, और उसका पंपिंग में दिक्कत है, जैसे पाल्पिटेशंस, घबराहट वगैरह जो होता है। और दूसरा अरिथमिया, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, इसमें रिदम में, कार्डियक रिदम में कोई डिस्टर्बेंस है, एंजिना है, हार्ट पेन है, ठीक है, फेटिग्यू, बार बार चक्कर आना, ये सब पंपिंग के डिफिशियंसी की वजह से, तो उस कंडीशंस में आप सीरम एंगुइला यूज कर सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉम्पनसेशन, इम्पेंडिंग एसिस्टोल, ये दोनों कार्डियक अरेस्ट का लक्षण है। इन कंडीशंस में आप सीरम एंगुइला के बारे में सोच सकते हो। एंड इसमें क्या इंडिकेशन है? एसिस्टोलिया विथ और विदाउट एडिमा। एसिस्टोलिया मतलब हार्ट का कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, और फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, आउटपुट प्रॉपर नहीं है, उसके साथ साथ पैर में इडिमा मतलब पानी जो जमा होना, वो हो भी सकता है ना भी सकता है, उस समय सोच सकता है। माइट्रल इंसफिशियंसी, वाल्वुलर डिस्टर्बेंसेस, डिस्निया मतलब जो सांस लेने में दिक्कत, साथ में एनोरिया और ओलिगोरिया, मतलब यूरिन आउटपुट कम है उस कंडीशन में, तो सीरम एंगुइला दी जाएगा तो डायलिसिस रीएस्टेब्लिश करेंगे एंड इफेक्टिव है। सेम टू सेम जैसा बोरिक ने बता दिया कि डिजिटालिस जहाँ पे पावरलेस है, और उस कंडीशन में अगर किडनी अगर अफेक्टेड है तो सीरमाफिल आप यूज कर सकते हो। तो ये बोरिक का इंडिकेशन है। एंड अभी डिजिटालिस और इल सीरम को हम डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो डिजिटालिस में ये दिया है तीन ट्रायड, इडिमा, आर्टेरियल हाइपरटेंशन एंड ओलिगोरिया। यूरिन आउटपुट कम, बीपी ज्यादा, और साथ में इडिमा है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है। वेरस ईल सीरम में देखेंगे तो दो कॉमन है दोनों को, आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, ओलिगोरिया है, बट ईल सीरम में इडिमा नहीं रहता है ज्यादातर। मतलब इडिमा जहाँ पे नेफ्राइटिस है, पेशेंट को किडनी फेलियर है, साथ में इडिमा नहीं रहेगा, तो आप ईल सीरम सोच सकते हो।
और दूसरा डिफरेंस है डिजिटल, इसमें दिया है कि ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट सच एज कार्डियक मसल फेलियर एंड एसिस्टोल, whereas ईल सीरम में फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट, अरिथमिया, एंजिना, फेटिग, palpitations। और डिजिटल इसमें प्राइमरी एक्शन दवाई का कहाँ पर है, हार्ट के ऊपर है, और इसकी वजह से हार्ट में सिम्टम्स जो अबनॉर्मली स्लो, वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट पल्स एंड ड्रॉप्स ही आ जाता है। वैरस ईल सीरम में देखेंगे तो प्राइमरी एक्शन किडनी के ऊपर है, ठीक है, इसलिए एल्बुमिन, रीनल एलिमेंट्स, हीमोग्लोबिनुरिया, एनोरिया, ये सब आ जाता है, ठीक है। इसमें एक साइंटिफिक रिव्यू है ईल सीरम का, ठीक है, साइंटिफिक रिव्यू ऑफ ईल सीरम इन रीनल डिस्फंक्शन, ये एक होम्योपैथी का रिसर्च पेपर है, डॉक्टर आर वल्लवन और उसके साथियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, जो श्वाबे में अभी रिसर्च हेड है वो। तो उन्होंने ये 4 फाइंडिंग्स उन्होंने ये किया था, उसमें उन्होंने ये देखा कि जिनको सीआरएफ है उनको ईल सीरम देने से उनका रीनल प्रोफाइल्स मेंटेन हो जाता है और हीमोडायलिसिस का नीड नहीं आ जाता है। और दूसरा है जिनको सीआरएफ ऑलरेडी है और जो लोग लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस में है, उनका नंबर ऑफ डायलिसिस का साइकिल्स हम कम कर सकते हैं जब हम ईल सीरम दिया जाता है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक। एंड तीसरा, ये पेशेंट को अगर रीनल फेलियर पेशेंट्स को अगर दवाई दिया जाएगा तो धीरे धीरे रीनल फेलियर से लेकर नॉर्मल किडनी फंक्शन में ले आ सकता है। और एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में सीरम एंगविले चट्टा मेडिसिन है जो डायलिसिस पेशेंट को जिनको खुजली या ऐसा नोचनी बॉडी में होता है उनको कॉमनली दिया जाता है। ये 4 फाइंडिंग्स है एक साइंटिफिक प्रूविंग में, मतलब रिसर्च में, जो मैंने आपको इधर नोट किया। बाकी तो आपको पता ही है, ज्यादातर मैंने ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है, ये सब माइंड सिम्टम्स है। ज्यादातर ये है कि स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये चीजों को ज्यादा पोस्टपोन करने का सोचेगा, कोई काम या रोज के जो एक्टिविटीज है उसमें उनको इतना लगाव नहीं है, ठीक है, फाइट करने का चाहता है, किसी छुपा ना चाहते हैं, हाइड वन सेल्फ डिजायर टू, ये आप ईल का नेचर है, तो वो तो है इसमें। इनडिफरेंस एपैथी अबाउट बिजनेस, बिजनेस या रोज का जो रोजाना के ऊपर उनको ज्यादा रुचि नहीं है, ठीक है, और चीजों को पोस्टपोन करने का सोचेंगे। और पेसिमिस्ट है, मतलब कोई भी चीज को वो नेगेटिव में ही ज्यादा सोचते, पॉजिटिव में नहीं। डिस्करेज इजली, जल्दी वो ये हो जाता, डिस्करेज हो जाता है। डिसकंटेंटेड विद वर्क, काम में उनका संतुष्टि नहीं है, ये सब है उनका माइंड सिम्टम्स। बाकी बहुत ज्यादा ड्रीम्स है, एमरस एनिमल्स, स्नेक्स, स्ट्रॉम्स, वाटर, ये सब के ऊपर उसका ड्रीम्स में सेक्शन में दिया है। एंड ये सब माइंड से लेकर फुड का सिम्टम्स है, ये आपको रॉबिन मर्फी में मिलेगा, मेट्रामेडिका में, अब एक बार देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत क्लिनिकल रूब्रिक्स मिलेगा किडनी एंड यूरिन सेक्शन में, आप देख लीजिए। थैंक यू। वक्त कम होने की वजह से मैं मेरा लेक्चर थोड़ा जल्दी में खत्म कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। थैंक यू। कोई कोई बात नहीं डॉक्टर डी बालाचंद्रन सर, आपने बहुत ही अच्छे एल सीरम को डिस्क्राइब किया है। मेनली इसका ब्लीडिंग और हार्ट कार्डियक इशू, फिर ये वास्कुलर इशू में, इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। इन्फ्लेमेशन किन्हीं का किस में? कोई क्वेश्चन हो तो। ये इन्फ्लामेशन, ये आप चाहिए, इन्फ्लामेशन किडनी में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, क्योंकि ये एल सीरम जो सीरम गुलिया हम लोग यूज करते हैं अगर थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये किडनी फंक्शन में बहुत अच्छा इसका रोल है। वही तो मैं कहना चाह रहा ये हूँ पहले से। मैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये, हाँ, यस, यस, यस सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर ईल सीरम आप दे सकते क्या डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, ये बताइए, जो कॉमनली अभी आजकल जो जमाने में हम फेस कर रहे हैं आमने सामने पेशेंट्स के सामने, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ईल सीरम काम में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ज्यादातर लोग उसी में यस, काम में यस सर। देते हैं। तो जो बोरिक ने बता इसका दिया यूज होता पॉइंट्स, है। उसमें कवर हो रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, हम दे सकते हैं, इसका तो अच्छा हाँ, इसमें रिजल्ट भी कैसे? आएगा। डायबिटीज का कारण कोई कोल्ड या इन्फेक्शन या इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है ना? क्या दिया बोरिक ने इंडिकेशन थेरेपेटिक्स में? व्हेन द किडनी इज अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द थ्री रीजंस एंड एक्यूट नेफ्राइटिस बताया, क्रॉनिक नहीं। मैं बोरिक का बात कर रहा हूँ, मैं बाकी और किसी का नहीं बात कर रहा हूँ, बोरिक में जो पॉइंट दिया वो मैं बता रहा हूँ, एक्यूट नेफ्राइटिस ये फ्रिगोरी, ये नहीं कहा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी या क्रॉनिक डिसीज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसीज ऑफ द बॉडी, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है।
acute post streptococcal nephritis ये बात यूज किया बट है ना। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम क्या लिखा है, यस, इंटॉक्सिकेशन, इन्फेक्शन और कोल्ड लिखा है। इन तीनों में डायबिटीज कहाँ पे आता है? तो आप सोचिएगा, ये आपके मुंह पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना गलत है या देना सही है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप सोचिए पहले कि ये सब पॉइंट्स मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि होम्योपैथिक्स क्या है, सिम्टम सिमिलैरिटी है। इसमें कोई सिम्टम अल्बुमिनुरिया, एनुरिया या यस, ओलिगोरिया के अलावा कहाँ पे आ रहा है? ये ऐसा हो गया ना, कोई भी वार्ड पेशेंट को तूजा देंगे तो ठीक हो जाएगा, वैसे कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट को अगर सीरम एगुले देंगे तो क्यूर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट वैसा सेलेक्ट नहीं करते होम्योपैथिक मेडिसिन, है ना। नहीं तो आप सोचिए। नहीं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज जितने भी व्यूअर्स है सबके लिए ये टास्क है, ये सोचने के लिए कि आप इस सिम्टम्स को कैसे आप उसको मैच करते हैं और तभी से प्रिस्क्राइब करते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। बिकिनी का कोई क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से सेरम को डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही और नए नए मेडिसिन और नए टॉपिक के साथ आप आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक सो यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। IFPH के बिहाफ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, हमारे पास 1 मिनट बचे। कोई अगर किसी को कुछ कहना है तो काइंडली आप कह सकते हैं। ओके, कोई कोई बात नहीं है, अब हमारा टाइम खत्म, हिंदी सेशन खत्म हुआ। मैं थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है।